नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। एआरओ पेपर लीक मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। बड़ी खबर बता दें आपको, प्रयागराज से 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पूरे मामले एसटीएफ ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है प्रयागराज से। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, कीटगंज से ये गिरफ्तारियां हुई हैं। भोपाल के प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुआ था। तो बड़ी खबर बता दें आपको, प्रयागराज से 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। भोपाल के प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुआ था और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, जिस तरह से लगातार तमाम एजेंसियां सक्रिय नजर आ रही हैं, इस लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ी कामयाबी लगी है। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा 2023 के पेपर लीक होने के बाद उसको रद्द कर दिया गया था। तब एआरओ लीक मामले में यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली। एसटीएफ की टीम ने एआरओ भर्ती परीक्षा मामले में 6 आरोपियों को प्रयागराज के कीटगंज से गिरफ्तार किया, जिनके नाम संदीप पांडे, अमरजीत शर्मा, सुभाष प्रजापति, सुनील रघुवंशी, विवेक उपाध्याय और विशाल हैं। वो वहीं इस मामले में यूपी एसटीएफ ने एक बड़ा खुलासा किया। एसटीएफ ने बताया कि भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस में सहायक समीक्षा अधिकारी का प्रेस पर छपा था। प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी सुनील रघुवंशी की मदद से राजीव नयन, जो मास्टरमाइंड है, उसने एआरओ का पेपर लीक करवाया था। सिपाही भर्ती का भी मास्टरमाइंड राजीव नयन एआरओ का भी पेपर लीक कराया था। तो कहीं ना कहीं बड़ी सफलता मिली और ये लोग सब वहीं रविवार को पकड़े गए। जो अभियुक्त, उन्होंने बताया कि प्रश्न कॉलेज परीक्षा के दिन सुबह लगभग 6:30 बजे मोबाइल फोन से स्कैन करके लीक कर दिया गया था। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस के कर्मी सुनील रघुवंशी के साथ मिलकर प्रश्न पत्र को लीक कराया गया था। आरोपियों के बयान के मुताबिक पेपर लीक कराने वाले उपरोक्त अपराधियों में एक संगठित गैंग है। इस गिरोह का सरगना राजीव नयन है और राजीव नयन मिश्रा राहुल के परिचित शिवानी भी शामिल है। बता दें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा आयोजित की थी, लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रेस पर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसके बाद सरकार ने तत्काल प्रभाव से परीक्षा को रद्द कर दिया था और इस मामले को लेकर एसटीएफ को जांच सौंपी। इस मामले गिरोह के सरगना समेत 10 अभियुक्तों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। जी सिद्धार्थ, कार्रवाई तो लगातार जारी है। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को लेकर क्या कुछ जानकारी है और ये जो 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनसे पूछताछ में और क्या कुछ बड़ा खुलासा हुआ है? देखिए, बिल्कुल ये संगठित रूप से एक गैंग चलाते थे और लगातार इनका जो मास्टरमाइंड था राजीव नयन, उसने कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस भर्ती पेपर भी लीक कराया था और ये लगातार अपने संगठित अपराध करते थे। और इनका सबसे बड़ा जो सॉफ्ट टारगेट होता था, ये सबसे पहले स्कूल को सेट करते थे और उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस से पेपर को लीक कराते थे। तो इनका बहुत ही बड़ा गिरोह और ये संगठित गिरोह के रूप में काम करते थे। और ये जिस तरीके से एआरओ की बात कर लेते, उन्होंने 6 बजे के करीब जो इन लोगों ने अपने बयान में बताया पुलिस को कि पूछताछ के दौरान कि हमने 6 बजे के करीब पेपर को स्कैन कर लिया था। तो इस तरीके से इन लोगों ने पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं सेंधमारी की और पेपर को लीक करा और इतने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। तो कहीं ना कहीं लेकिन एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। लेकिन जिस तरीके से सरकार इस मामले को लेकर सख्त है और आने वाले जो समय है उसमें जो एग्जाम होने हैं उसको लेकर भी सरकार ने नए नियम बदल दिए हैं। कई सेंटर्स को लेकर बदलाव किए हैं। सेंटर्स के जो मापदंड है उसको बदल दिया है, किस तरीके के सेंटर होंगे। तो काफी चीजें बदलाव हुई हैं और लेकिन इनके खिलाफ भी सख्त कानून लगाया जाएगा और सख्ती के साथ जो है सख्ती के साथ जो सख्त कानून है उसके तहत इनको कहीं ना कहीं दंडित कराने का प्रयास किया जाएगा। और सरकार भी इसको लेकर पूरी तरीके से कटिबद्ध है और सरकार के जो आला अधिकारी हैं उनका कहना है कि ठीक है सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। और आपको अब सीधे संसद लिए चलते हैं, जहां पर 18वीं लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो रही है और प्रोटेम स्पीकर शपथ लेने वाले हैं।
हैं तमाम नवनिर्वाचित सांसदों को। तो प्रोटेम स्पीकर के रूप में भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब शपथ ले चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई है राष्ट्रपति भवन में। और बता दें आपको कि 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आए और इसके बाद से अब आज से सदन की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ली जा चुकी है भर्तृहरि मेहताब की ओर से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई है और सदन की सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो बता दें आपको भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को शपथ दिलाई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ओडिशा के कटक से सांसद हैं भर्तृहरि मेहताब। लोकसभा अध्यक्ष के चयन से पहले प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है, जो कि हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में ये हुआ है। उन्होंने शपथ दिलाई है प्रोटेम स्पीकर के पद की। भर्तृहरि मेहताब को 26 जून को लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा। इससे पहले आज प्रोटेम स्पीकर पद की नियुक्ति हो चुकी है। प्रोटेम स्पीकर के रूप में भर्तृहरि मेहताब शपथ ले चुके हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, सपा सांसदों की आज दिल्ली में बैठक होगी। अखिलेश यादव सांसदों के साथ अहम बैठक करने वाले हैं। थोड़ी देर में सांसदों के साथ करेंगे बैठक। अखिलेश यादव संसद सत्र के लिए रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। अखिलेश यादव, तो बड़ी खबर बता दें आपको, सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, अखिलेश यादव सांसदों के साथ बैठक करने वाले हैं। थोड़ी देर में सांसदों के साथ अखिलेश यादव बैठक करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, संसद सत्र के लिए रणनीति बनाएंगे अखिलेश यादव। तमाम सांसदों के साथ मिलकर संसद के लिए रणनीति बनाएंगे। इस बार का जो सदन है वो काफी ज्यादा हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि 2014 और 2019 के मुकाबले इस बार विपक्ष काफी मजबूत है और देखना होगा कि क्या कुछ अहम मुद्दे इस बार विपक्ष की ओर से सदन में उठाए जाते हैं। इसी बीच बड़ी खबर बता दें आपको, थोड़ी देर में अखिलेश यादव ये बैठक करने वाले हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, अखिलेश यादव की बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि कई मायनों में ये बैठक खास हो जाती है। एक और देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव अब विधायक से सांसद बन चुके हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, इस बार जो है समाजवादी पार्टी वो थोड़ा अलग दिखेगी, क्योंकि संख्या भी काफी भारी है और दूसरा सबसे बड़ा कहीं ना कहीं दल है। तो आज जिस तरीके से संसदीय दल की उनकी बैठक होगी और उसमें अखिलेश यादव बैठक की अध्यक्षता करेंगे और बैठक में कहीं ना कहीं जो उनके सांसद हैं उनको ये बताया जाएगा, इसको लेकर चर्चा की जाएगी किस तरीके से क्या मुद्दे उठाने हैं लोकसभा में, इस बार सरकार को किस तरह घेरना, इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। और ये भी बताया जाएगा कि कौन कौन से मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हैं जिनको उठाया जाए। इस बार जो है विपक्ष भी काफी मजबूत दिख रहा है, संख्या बल भी काफी ज्यादा है विपक्ष का। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है लोकसभा थोड़ी अलग दिखेगी। जिस तरीके से पहले संख्या इतनी नहीं होती थी विपक्ष की, लेकिन इस बार संख्या काफी ज्यादा है। और आपको जो समाजवादी पार्टी के बता दें, समाजवादी पार्टी की भी संख्या सबसे ज्यादा और उम्मीद ये जताई जा रही है विपक्ष का नेता अखिलेश यादव को चुना जा सकता है। जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं नेहा इस बार जो है अखिलेश यादव ये कोशिश करेंगे कि सड़क से सदन तक कहीं ना कहीं
जो मुद्दे हैं उनको उठाया जाए, और जिस तरीके से जनता ने उन्हें इतना मैंडेट दिया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने खास करके, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी वो जवाबदेही तय करेंगे। और जो सांसद हैं उनके साथ आज बैठक की जा रही, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जिस तरीके से अखिलेश यादव महंगाई बेरोजगारी की लगातार ये बात करते हैं, डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल में महंगाई और बेरोजगारी बहुत बढ़ी, इसको लेकर वो संसद में भी सरकार को घेर सकते हैं। और आने वाले सत्र में आपको देखने को मिलेगा कि अखिलेश यादव काफी आक्रामक दिखेंगे, और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उन्हें मैंडेट मिला है, इसके बाद वो काफी उनका नैरेटिव बदला हुआ है, और वो पॉजिटिव नैरेटिव के साथ अब आपको लोकसभा में दिखेंगे। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि एक ही परिवार के 5 सांसद जीत कर गए हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार अखिलेश यादव का पॉजिटिव एटीट्यूड जरूर रहेगा। लेकिन विपक्ष लगातार इस तरीके से अखिलेश यादव को घेरता है और कहता है कि ये एक परिवार की पार्टी हो गई, तो कहीं ना कहीं इन सबसे इतर भी, लेकिन अखिलेश यादव इस समय काफी मजबूत दिख रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जो 2027 के चुनाव है उसको लेकर अभी से ही तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन आज जो बैठक होगी उसमें जो मुद्दे हैं, उसमें खासकर जो सत्र चलेगा, मानसून सत्र, उसको लेकर बैठक करेंगे अपने सांसदों के साथ, और उन्हें बताएंगे कि किस तरीके से क्या सवाल उठाने हैं, और किस तरीके से लोकसभा में विपक्ष को, किस तरीके से सत्ता दल को घेरना है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज चर्चा की जाएगी, और ये मानसून सत्र काफी महत्वपूर्ण है। और अखिलेश यादव, उम्मीद ये जताई जा रही है अखिलेश यादव विपक्ष के नेता हो सकते हैं। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, अखिलेश यादव विपक्ष के नेता हो सकते हैं, ये भी खबर सामने है। साथ ही एक ये सवाल है कि नीट का जो मामला है वो लगातार पूरे देश में उठ रहा है। विपक्ष जाहिर तौर पर सदन में इस पर हमलावर रहने वाला है, लेकिन क्योंकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे, यूपी के ऐसे कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेकर वो केंद्र सरकार को घेरेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार वो एक चीज कहते रहे, बेरोजगारी को लेकर उनका एक ये काफी महत्वपूर्ण रहा कि बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में बहुत है। डबल इंजन की सरकार ने, हाँ, सबमिट बहुत हुए, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ लाभ देखने को नहीं मिला। अब देखना ये है, अब सत्र के दौरान वो बेरोजगारी को लेकर उनके लिए एक अहम मुद्दा होगा। पेपर लीक मामला ये एक अहम मुद्दा होगा। इन सब मुद्दों को लेकर सरकार को वो घेरेंगे, और कहीं ना कहीं अब देखना ये है कि इस बार थोड़ा जो संसद सत्र है, जो सत्र चलेंगे, वो थोड़ा आपको अलग दिखेंगे, क्योंकि पहले विपक्ष संख्या बहुत कम होती थी, लेकिन इस बार विपक्ष की संख्या भी खासी है। तो कहीं ना कहीं ये चुनौती होगी सत्ता पक्ष के लिए कि किस तरीके से वो लोकसभा को चलाए और किस शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा चले। अब देखना ये है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की संख्या ज्यादा होना, ये काफी बदला हुआ इस बार लोकसभा के जो सत्र होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे नेहा। और अखिलेश यादव भी ये कोशिश करेंगे, ये जताने की कोशिश करेंगे सत्र के माध्यम से कि वो जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक, इन सब मुद्दों को वो उठाते हैं, और वो हमेशा जनता से जुड़े रहते हैं। सदन से लेकर, सड़क से लेकर सदन तक वो जनता से जुड़े ही मुद्दे उठाते हैं। बिल्कुल सिद्धार्थ, सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव का रूप जो है सदन में वो किस तरह का नजर आता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। अब खबर उन्नाव से, जहां एक कबाड़ गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। घटनास्थल आबादी क्षेत्र से जुड़े होने के कारण काफी संख्या में लोगों की मौके पर भीड़ भी देखने को मिली। वहीं सूचना के बाद बता दें कि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 45 मिनट में आग पर काबू पाया। इस दौरान कबाड़ का सामान जलकर खाक हो गया। तो उन्नाव की तस्वीरें हैं ये, जहां पर कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई, और आग की लपटें किस तरह की हैं, भीषण हैं, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। अज्ञात कारणों के चलते आग लगी है। पूरे मामले की जांच शुरू हो चुकी है। क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखना होगा, लेकिन लगातार जिस तरह की गर्मी बढ़ रही है, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगातार आग की खबरें सामने आ रही हैं। राजधानी के बुद्धेश्वर मंदिर के सामने पुल के पास लगे ट्रांसफार्मर में भी भीषण आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। इस दौरान बिजली विभाग की लापरवाही भी सामने आई है। सूचना देने के 45 मिनट बाद फायर ब्रिगेड और विद्युत कर्मचारी मौके पर पहुंचे। और बता दें आपको कि आग लगने से आसपास के इलाके में हड़कंप भी मच गया। पूरे इलाके की बिजली गुल हो गई। इस घटना में ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गया। खबर झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र से है, जहां शादी के लिए तैयार हो रही दुल्हन को एक युवक ने पार्लर के अंदर घुसकर गोली मार दी।
गोली की आवाज सुनते ही पार्लर पर चीख पुकार मच गई और दुल्हन को आनन फानन में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। और इसी के साथ ही बता दें आपको कि आरोपी युवक मौके से फरार हो गया है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और छानबीन में जुट गई है। आरोपी युवक कौन है और उसने दुल्हन को गोली क्यों मारी, तमाम सवालों के जवाब तलाशने में पुलिस जुटी हुई है। सुल्तानपुर में बेखौफ बदमाशों ने गल्ला व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी है। रविवार की रात करीब 8 बजे के आसपास जब वो घर से 100 मीटर दूर सड़क पर खड़े थे तभी बाइक सवार बदमाश पहुंचे और पहले बात की, फिर तमंचा निकालकर सिर पर गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। घायल को राजकीय मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। मौत की खबर से परिवार में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद से पुलिस के आला अधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए हैं। घटना ये अपने दुकान से लगभग 200 मीटर दूर जो है फैजाबाद रोड पे चाय पीने के लिए जा रहे थे। अंधेरा वही हो रहा था और 2 लोग बाइक से आए, गोली मार दी। वो 2-3 गोली, एक गोली चली तो सोचते ऐसे कि उसके बाद सब दब तक दौड़े तो नीचे ये जो है नीचे जमीन पे पड़े हुए थे। लेकिन इनका कुछ पैसा कुछ लोग मार के बैठे थे। उसका विवाद जो है गुड़ेबार थाने में एक बार 10 लाख रुपया किसी के अकाउंट में मंगवाए थे और ये किसानी के काम किसानों से गल्ला लेते थे और उसके बाद कभी कभी सरकारी उस पर वहाँ सब दिया करते थे तो पैसा किसानों खाते में आता था। तो एक 2-4-10 लोग इनके अपने थे, उसी में से एक लोग पास ये 10 लाख रुपया जो है भिजवाए थे, वो देने को तैयार नहीं थे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटी शहीदगाह मस्जिद को हटाने की कामना के साथ ही वैश्विक यज्ञ होने जा रहा है। दुनिया के कई देशों में ये कार्यक्रम 30 जून को एक साथ होगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास यज्ञ का नेतृत्व कर रहा है। वृंदावन में सैकड़ों संतों की मौजूदगी में यज्ञ का कलश स्थापित होगा। सभी यज्ञ स्थल से यज्ञ की रज लेकर के वृंदावन लाई जाएगी। बता दें आपको कि इसी के साथ ही उक्त कलश में संरक्षित किया जाएगा। भव्य मंदिर निर्माण के समय उस स्थान के शुद्धिकरण में उसे प्रयोग में लाया जाएगा। लखनऊ में अकबर नगर की तरह अब अबराम नगर में बने करीब 500 अवैध मकानों को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। बता दें आपको कि एलडीए की टीम ने प्लानिंग कर ली है। यहां पर रहने वाले 3 दिन में मकान खाली करने का अल्टीमेटम भी दिया जा चुका है लोगों को। एलडीए का कहना है कि ये मकान भी गोमती नदी एरिया में अवैध बनाए गए हैं। तो बता दें आपको कि लखनऊ में लगातार देखा जा रहा है प्रशासन की कार्रवाई जारी है। इसी बीच एक बार फिर से 500 घरों को तोड़ा जा सकता है। अबरार नगर की से सूचना सामने आई है, जहां पर एलडीए ने 3 दिन का लोगों को अल्टीमेटम दिया है और करीब 500 मकान है यहां पर जिनको तोड़ा जा सकता है। बसपा की प्रमुख मायावती ने एक बार फिर से अपने भतीजे आकाश आनंद पर विश्वास जताया और उन्हें राष्ट्रीय संयोजक पद दे दिया है। यही नहीं, उन्होंने दोबारा अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया है। मायावती ने पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की आज बैठक बुलाई है। इस बैठक की शुरुआत में बसपा सुप्रीमो ने अपने भतीजे के सिर पर हाथ रखा था, जिसके बाद ये कयास लगने लगे कि वो कोई बड़ा फैसला लेने वाली है। उन्होंने अपने भतीजे को पहले से ज्यादा मजबूत किया है। तो बता दें आपको, चुनाव में हार के बाद बीएसपी की पहली बैठक हुई है और इसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर से पार्टी की कमान सौंपी गई है। लोकसभा चुनाव के बीच में मायावती की ओर से उनसे तमाम जिम्मेदारियां वापस ले ली गई थी और कहा था कि जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाते राजनीति में, तब तक के लिए उनसे तमाम जिम्मेदारियां वापस ली जाती हैं। लेकिन अब एक बार फिर से मायावती की ओर से बैठक की गई और आकाश आनंद को बीएसपी की कमान सौंपी गई है। ये तस्वीरें लखनऊ से सामने आई हैं, जहां पर मायावती ने आकाश आनंद को एक बार फिर से
पार्टी की कमान सौंपी है। उत्तर प्रदेश में लगातार अधिकारी बनाम बीजेपी नेता का विवाद बढ़ता जा रहा है। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी के साथ यूपी पुलिस की बदसलूकी का मामला सामने आया है। कल यानी शनिवार शाम राकेश अपने परिवार के साथ श्रीनगर से एयरपोर्ट, बता दें आपको, लखनऊ एयरपोर्ट आए। बाहर निकलने पर पुलिस ने उन्हें चेकिंग के लिए रोका। राकेश का कहना है कि पुलिस ने उन्होंने अपना परिचय दिया, फिर भी उनके साथ बदसलूकी हुई। ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर आशुतोष त्रिपाठी और बाकी पुलिस वालों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। पुलिस का कहना है कि उनकी गाड़ी पर पिछले साल का पास लगा हुआ था। इसके बाद राकेश ने डीजीपी को फोन करके सारी जानकारी दी। लखनऊ के डीसीपी ट्रैफिक ने उनसे लिखित शिकायत ली है। खबर आगरा से है, जहां पर रात को क्लब में शराब के नशे में युवकों ने झगड़ा कर लिया। बता दें आपको कि युवक डांस करते करते आपस में लड़ने लगे, मारपीट होने लगी, ग्लास और बोतलें फेंकने लगे। इससे क्लब में हंगामा मच गया। इसके बाद क्लब के बाउंसरों ने हंगामा कर रहे युवकों को डंडों से पीटा, उनकी जमकर पिटाई की। क्लब में मौजूद अन्य लोगों ने घटना का वीडियो बनाया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फतेहपुर में दो तेज रफ्तार बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई है, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने डायल 112 पर सूचना दी। मौके पर स्थानीय लोग पहुंचे। पुलिस, बता दें आपको कि जिसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मृत युवक के परिजनों को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। गाजियाबाद में भाई से नाराज होकर एक युवती हिंडन नदी में कूद गई। बता दें आपको कि एनडीआरएफ की टीम ने हिंडन नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन युवती का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। अब एनडीआरएफ गोताखोरों की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एसीपी ने बताया, शुरुआती जांच में पता चला है कि पूजा सिंह का आज सुबह अपने भाई से कोई विवाद हुआ था, जिसके बाद से वो घर से निकल आई और हिंडन नदी में कूद गई। घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मिलकर युवती की तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएमबी नेटवर्क।